राम राम, नमस्ते, जय हिंद। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विष्णु यादव और आप देख रहे हैं साइंस विद विष्णु। आज हम क्लास 10th का दूसरा मॉक टेस्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको इसे बिल्कुल एक मॉक टेस्ट की तरह लेना है और आंसर देने हैं और खुद ही आंसर को रीचेक करना है। तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि जब टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट की एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट रखा हुआ है Na2SO4 और ये किस में डाला गया है, वेरियम क्लोराइड में। आपके एनसीईआरटी की हुबहू रिएक्शन है, ये एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं आप। तो ये क्या बनाती है, BaSO4, जिसमें क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है आयंस का। Ba Na की जगह बन जाएगा और Na किसकी जगह आ जाएगा, Ba की जगह, मतलब कि BaSO4 और NaCl बन जाता है। तो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द एबव रिएक्शन, मतलब जो एबव रिएक्शन में सॉलिड स्टेट में जो सब्सटेंस मिलेगा वो कौन सा होगा, यानी पीपीटी कौन सा मिलेगा आपको। तो यहाँ पर BaSO4 जो है, बी रिएक्शन के बाद जो BaSO4 मिलता है, BaSO4 मिलता है वो कैसा मिलता है, सॉलिड मिलता है। और NaCl जो है वो कैसा मिलता है, एक्वस मिलता है। तो इसे बोलते हैं पीपीटी। कोई भी चीज जो एक्वस में सॉलिड हो उसे क्या बोलते हैं, पीपीटी, यानी इसका नाम क्या है, बेरियम सल्फेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर 30 मिनट ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है आपके पास, कॉपर सल्फेट आप जान देंगे CuSO4, और उसमें क्या रखा गया है, जिंक मेटल को रखा गया है। तो ये क्या करेगी, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी इसके सॉल्ट सॉल्यूशन, सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और क्या रिलीज करेगी, कॉपर को अलग कर देगी। तो ZnSO4 का जो कलर रहता है वो कैसा रहता है, कलरलेस रहता है। तो इसका मतलब कि जो सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा वो कैसा दिख रहा होगा, कलरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट, आपसे बेसिक सॉल्ट पूछा है कि जो सॉल्ट है वो बेसिक होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, माइल्ड कोरोसिव होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत बेसिक होना चाहिए, ज़्यादा बेसिक नहीं। आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोई सॉल्ट नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो एक सॉल्यूशन रहता है, NaCl सॉल्ट है, लेकिन बेटा ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है, बेसिक नहीं होता। ये कैसा है, न्यूट्रल सॉल्ट है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला के बनाया जाता है। NaOH ये भी क्या है, बेस है, ये तो प्योर बेस है। तो हमारे पास एक क्या बच रहा है, NaSCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे आप बेकिंग सोडा के नाम से जानते हो, नॉर्मली क्या बोलते हैं उसे, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू ए टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें क्या डाला गया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है। कोई टेस्ट ट्यूब है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ए मेटल एक्स, और इसमें क्या है, कोई मेटल एक्स भी है, ये कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस। तो जब ये रिएक्शन हुई है तो इसमें से गैस निकली है जो कि कैसी है, कलरलेस है। कोई भी गैस निकली है वो कैसी है, कलरलेस है। प्रोड्यूस व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज ब्राउट नियर इट, और जब हमने क्या लेके आए, इसके पास आग लेके आए, नियर इट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट मेटल एक्स। तो इसका मतलब कि जब आप एसिड के साथ में कोई भी आप मेटल को रिएक्ट कराते हो, कोई भी एसिड के साथ में मेटल को रिएक्ट कराओगे तो आप कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन, क्योंकि मेटल किसको डिस्प्लेस कर देगी, हाइड्रोजन को, और क्या बनाएगी, सॉल्ट बनाएगी। तो हाइड्रोजन को जब आप प्रेजेंस में लेके आते हो किसी भी कैंडल के या फिर मैच स्टिक के या बर्निंग जो भी है, तो वो जलने लग जाएगी। तो इसका मतलब कि आप क्या बोल सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा रिएक्टिव मेटल ही होनी चाहिए हाइड्रोजन से, तो सोडियम, सोडियम इज करेक्ट आंसर। वैसे यहाँ पे जिंक भी करेक्ट आंसर है, क्योंकि जिंक भी क्या रहती है, ज्यादा रिएक्टिव रहती है। वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला आप सब लोग जानते होंगे। सोडियम ऑक्साइड कैसा है, आयनिक कंपाउंड है, जिसमें दो Na लगे हुए हैं एक ऑक्सीजन से। सीधी सी बात है, एक Na कितना देता है, +1 का चार्ज देता है, और Na कितने हैं हमारे पास, दो है, और एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आता है, -2 चार्ज आता है, जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। चाहे ये क्रॉस से दिखाए जाए और चाहे डॉट से आप दिखा दीजिए। तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बननी होगी, -2 का चार्ज है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बननी होगी, दो Na पॉजिटिव, एक Na पे कितना रहता है, +1 चार्ज रहता है, यानी कि ऑप्शन ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आई होप अच्छे से आप क्वेश्चन आंसर समझ पा रहे होंगे और आंसर अच्छे से दे रहे होंगे। एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म ए बेसिक ऑक्साइड, आपको पता है कि बेसिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं, जितने भी मेटल हैं, जितने भी मेटल हैं वो क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करने के बाद मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। और मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। तो इसका मतलब मेटल वही होते हैं, ऑलवेज मेटल वही होते हैं जिनकी वैलेंसी 4 से क्या रहती है, नीचे रहती है। सॉरी, वैलेंसी, जिनके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 4 से क्या रहते हैं, नीचे रहते हैं। यहाँ 4 से ऊपर, यहाँ 4 से ऊपर, यहाँ बिल्कुल 4, लेकिन यहाँ 4 से नीचे, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आप ऐसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट M has 50% of electrons in third cell as in the second cell. The atomic number of M is, एक M में एलिमेंट है जिसके 50%, जिसमें 50% इलेक्ट्रॉन है उसके थर्ड सेल में,
सेकंड सेल के कंपैरिजन में। तो KLM 3 है हमारे पास, KLM 3 सेल बताए गए हैं, 2, 8 और इसके आधे, इसके कितने 50%, 50% मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना हो चुका है, 14 हो चुका है। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, जनरली फूड इज ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जनरली क्या होता है, फूड ब्रोकन डाउन होता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में और एब्जॉर्ब भी किया जाता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज इट डन आउटसाइड द बॉडी। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके में आउटसाइड द बॉडी कहता है। आपको पता है अमीबा, अमीबा के पास कैसा रहता है, फूड वैक्यूल। पैरामीशियम के पास क्या रहता है, फूड वैक्यूल, एक स्ट्रक्चर रहती है फूड वैक्यूल। लाइस के पास क्या है, इसके पास भी डाइजेस्ट होता है, जो फूड डाइजेस्ट होता है उसका वो इंटरनली होता है। लेकिन मशरूम हमारे पास फंगस जो होते हैं उनका कैसा होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है डाइजेस्ट, जैसे ईस्ट हुआ। अगला है हमारे पास, रिसेप्टर्स आर यूजली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स। रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं, आपके सेंस ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जैसे आइज हो गई, नोज, स्किन और आपके ईयर, टंग। गस्टोटेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। तो गस्टोटेटरी रिसेप्टर्स कहाँ होंगे, तो कहाँ होते हैं, टंग, नोज, आई या ईयर, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। टंग में कौन से पाए जाते हैं, गस्टोटेटरी। नोज में कौन से पाए जाते हैं आप बता पाएंगे, ऑल फैक्ट्री। आई में कौन से पाए जाते हैं, ऑप्टिक। ईयर में कौन से पाए जाते हैं, ऑडिटरी, ऑडिटरी। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फार्मर वांट्स टू ग्रो बनाना प्लांट्स जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द प्लांट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन दिस फील्ड। एक फार्मर है जो सेम स्पीसीज उगाना चाहता है, किसकी, बनाना प्लांट्स की, जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर हो वो अपने खेत में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू सजेस्ट फॉर दिस। सबसे बढ़िया मेथड है रीजनरेशन। तो ऐसा कुछ होता नहीं है प्लांट के केस में, ना बडिंग होती है प्लांट के केस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्लांट में होता है तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है वेरिएशंस आ जाते हैं, इसका मतलब सेम स्पीसीज नहीं बन सकती। आप क्या करोगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करोगे, क्राफ्टिंग करोगे, कटिंग करोगे, लेयरिंग करोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन क्या करोगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करोगे, उससे आपको जेनेटिकली सिमिलर स्पीसीज मिलेगी, ठीक है, एग्जैक्ट सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट ऑफ ए प्लांट इज रेगुलेटेड बाई। एक प्लांट की हाइट है वो कैसे, किस तरीके से रेगुलेट है। डीएनए इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाई ग्रोथ हार्मोन, जीन्स विच रेगुलेट द प्रोटीन डायरेक्टली, ग्रोथ हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम्स कोडेड बाई ए जीन। बिल्कुल सही ऑप्शन है सी। ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो कि कुछ एंजाइम्स के थ्रू कोडेड जीन होते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम्स कोडेड बाई ए जीन। ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जीन नहीं, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ऑफ द जीन नहीं होते, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्पोर्ट्समैन आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक हिज रूटीन एक्सरसाइज। एक स्पोर्ट्समैन है जो क्या कर रहा है, काफी देर से एक्सरसाइज कर रहा है और उसने क्या लिया, थोड़ी देर का ब्रेक लिया है, सफर्ड मस्कुलर क्रम्स। तो उसके मसल्स में क्या आ गए, क्रम्प आ गए, आप समझ गए होंगे अब क्या बनना होगा इसके। ड्यूरिंग ए हैवी एक्सरसाइज सेशन दिस हैपन ड्यू टू, क्यों हुआ उसके ये क्रम्प्स क्यों आए, लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट नहीं, लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल नहीं, ये तो किस में होता है, ईस्ट में होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, करेक्ट आंसर है सी। यानी लैक्टिक एसिड का जब बनने लग जाता है किसी की बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, तो उसकी बॉडी में क्रम्स आ जाएंगे, पेन में फैटिग्यू होगा, पेन जो मसल्स होंगी उसके फैटिग्यू होगा मसल्स में और दर्द होगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा कुछ नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस का क्वेश्चन है। 13 है, 13 हमारे पास फिजिक्स का है, फिजिक्स में कराता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन का। 14th भी है, 15th क्वेश्चन हमारा है, अर्बन एनवायरनमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है। इन 1987 एन एग्रीमेंट वाज फॉर्मुलेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी टू फ्रीज द पॉपुलेशन ऑफ एक्स। यूएनईपी ने एक एग्रीमेंट किया है 1987 में कि आपको क्या करना है, फ्रीज करना है एक एक्स का प्रोडक्शन, जो कि क्या करती है, प्रिवेंट डिप्लेंटेशन ऑफ बाई। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, डिप्लेंटेशन हो रहा है बाई का, मतलब बाई क्या हो रही है, एक कोई चीज़ है बाई जो क्या हो रही है, खराब हो रही है धीरे धीरे। आप समझ गए होंगे डिप्लेंटेशन वर्ड से ही समझ गए होंगे। तो एक्स को क्या किया गया है, प्रिवेंट किया गया है एक्स का यूज। तो एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली रिफर्ड हियर। तो एक्स क्या है और वाई क्या है, एक्स क्या है आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। CFC गैस का पाई जाती है आपके रेफ्रिजरेटर वगैरह में, एसीज वगैरह में, इनमें CFC गैस पाई जाती है। और आपका डिप्लेंटेशन मतलब बाई क्या है, वो है आपकी ओजोन लेयर, क्योंकि CFC किसको डैमेज करती है, ओजोन को, जिससे आपका फॉर्मूला क्या होता है, O3, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, CFC एंड ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिलेट्स टू बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। मतलब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस से कौन से फीचर रिलेटेड करते हैं। ब्रोकन डाउन बाई बायोलॉजिकल प्रोसेस, सही बात है, ब्रोकन डाउन हो जाए जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन हो जाए जिनका, उन्हीं को तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलोगे आप। रिमेन्स इन इनर्ट मतलब जमे रहें, परसिस्ट इन एनवायरमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक एनवायरमेंट में रहें, मे हार्म द इकोसिस्टम। बेटा ये तीनों ही नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ये तीनों क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब कि जैसे कि प्लास्टिक आपकी, लेकिन ए क्या है, ए डिफाइन है किसकी, ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जो कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर असर्शन रीजन है, 17th क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन है। आपको पता है 4 असर्शन रीजन आपके कोर्स में पेपर में रहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज
एंडोथर्मिक इन नेचर। रस्टिंग ऑफ आयरन एंडोथर्मिक होती है नेचर में, नहीं एंडोथर्मिक होती ही नहीं है प्रोसेस, तो रस्टिंग ऑफ आयरन है। ठीक, असर्शन आपको लग गया होगा कि कैसा है, फॉल्स है। रीजन क्या कह रहा है, एज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज वेरली एविडेंट। मतलब कि जब रिएक्शन क्या होती है काफी ज्यादा स्लो है तो जो हीट भी है वो धीरे धीरे निकलती है। इसमें तो रीजन में ही बता दिया कि ये प्रोसेस कैसी है, एक्सो है। या तो अब ऊपर वाला गलत होना था या नीचे वाला गलत होना था, यहाँ एंडो बोल रहा है और यहाँ नीचे एक्सो बोल रहा है, तो इनमें से आपको एक ही सही लगना चाहिए था। लेकिन जब हम ये प्रोसेस पढ़ते हैं तो ये कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। यानी कि रीजन तो सही है लेकिन असर्शन क्या है, गलत है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन है हमारे पास, probability of survival of an organism produced through sexual reproduction is more than that of organism produced through asexual reproduction, asexual mode। मतलब कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए जाते हैं उनके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा रहते हैं बजाय उनके जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस किए जाते हैं। रीजन है वेरिएशन प्रोवाइड्स एडवांटेज टू इंडिविजुअल फॉर सर्वाइवल, क्योंकि वेरिएशंस क्या होते हैं, प्रोवाइड करते हैं एडवांटेज, फायदे, क्योंकि सर्वाइवल हो जाए स्पीसीज का ज्यादा, मतलब ज्यादा सर्वाइव करे। और आपको पता है वेरिएबल कहाँ बनते हैं, सेक्सुअल में ज्यादा बनते हैं, सेक्सुअल में, यानी कि आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा वेरिएशन बनते हैं। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन बिल्कुल बता रहा है आपको कि वेरिएशंस की वजह से क्या होता है, सर्वाइवल ज्यादा होता है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया ही जाता है। यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिजिक्स का है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप आंसर तो करिए होंगे। 20 है असर्शन रीजन, असर्शन है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोज्ड एंड नेचुरल रिप्लेसमेंट। मतलब जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो रिजल्ट होते हैं किसका, कंपोज्ड का, टूटे हुए चीज़ों का, जो आप मतलब जो चीज़ें टूट जाएंगी उनको क्या बोलते हैं आप, कंपोज्ड बोलते हो, खाद वगैरह जैसे बोल देते हैं। एंड नेचुरल रिप्लेसमेंट, मतलब कि जो नेचुरल तरीके से आपके एनवायरमेंट में रिप्लेसमेंट हो रहा है, दोबारा चीज़ें बन रही हैं। रीजन क्या है, इट इज ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ा जाता है। बेटा रीजन पूरा सही है, यहाँ तक सही है, कॉम्प्लेक्स तक सही है, लेकिन इनऑर्गेनिक नहीं। यहाँ पर ऑर्गेनिक वर्ड होना चाहिए था, यहाँ पर कितना होना चाहिए था, ऑर्गेनिक। बहुत ही छोटी हिंट दी है इन्होंने, और यहाँ पे कैसा होना चाहिए था, इनऑर्गेनिक। ये ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में तोड़ते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक, मतलब रीजन फॉल्स है और असर्शन क्या है, ट्रू है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीके से करिएगा, ठीक, कम से कम आप लिख नहीं पा रहे हैं तो जवाब तो अच्छा होना चाहिए जब आप सोच रहे होंगे तो। डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक ग्रेनुल्स, HCl डाला गया है किसमें, जिंक की ग्रेनल्स में, जिंक की ग्रेनल्स हैं आपके पास, उनमें क्या डाला गया, HCl डाला गया। आपको पता है ये रिएक्शन क्या बनेगी, ZnCl2 प्लस आपके पास जो रिलीज होने वाली है वो कौन सी गैस होने वाली है, हाइड्रोजन गैस, अभी पीछे बताए थे। हाउ विल यू प्रूव दैट द केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस, आप कैसे प्रूव करोगे कि जो एक क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। सपोर्ट योर रेस्पॉन्स विद 2 आर्गुमेंट, मतलब कि दो आप क्या बताइए, कम से कम 2 रीजन तो बताइए कि आप कह पा रहे हो कि इसमें क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। हम 3 बताएंगे, 2 क्यों बताएंगे, 4 बता सकते हैं। सीधी सी बात है बेटा, जब जिंक का रिएक्ट कर रही होगी तो एक तो आप देख ही पा रहे हो एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, ठीक है, पहला चेंज क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, मतलब एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब कि टेम्परेचर भी चेंज हो रहा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये कैसा हो रहा होगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। तीसरा चेंज क्या रहा होगा कि अगर Zn कैसी होती है, आपको पता है सिल्वर कलर की होती है, ग्रे कलर की आपको दिखाई देती है, लेकिन जब ये HCl के साथ में रिएक्ट करके ZnCl2 बना रही होगी तो ये कैसा होगा, ब्लैक होगा। इसका कलर कैसा रहता है, ZnCl2 का ब्लैक कलर रहता है। तो इसका मतलब कि 3 हमारे पास क्या है, कलर चेंज हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एवोल्यूशन ऑफ गैस है, ठीक। तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि आपको थ्योरी में लिखना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लेड टू फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट्स, मतलब कि आपको जब फर्टिलाइजेशन हो गया है प्लांट के अंदर, मतलब कि जब ओवरी के अंदर मेल गैमेट ने फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज कर दिया है, उसके बाद के आपको क्या बताने हैं, चेंजेस बताने हैं। तो आपको पता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसका रिजल्ट होता है जाइगोट, जाइगोट में क्या होंगे, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में क्या होते हैं बेटा, डिवीजन होते हैं, क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं, और तो क्या बनता है आपका एम्ब्रियो, तो क्या बनेगा आपका एम्ब्रियो। और जब एम्ब्रियो बन जाते हैं तो उसके बाद जो ओव्यूल्स होते हैं, जो ओव्यूल्स होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, सीड में। और जो आपकी ओवरी होती है, जो ओवरी होती है वो किस में बदल जाती है, पककर फ्रूट में, वो किस में बदल जाती है, फ्रूट में। और जो आपके सेपल्स हैं, जो आपके सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, सेपल्स ग्रीन कलर की स्टेक्स होती हैं, पेटल्स जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का वो होता है, और जो आपका स्टिग्मा है और जो आपका स्टाइल है ये फीमेल के पार्ट होते हैं, स्टिग्मा और स्टाइल, ये सब क्या हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, मतलब कि ये गिर जाते हैं, ये चारों पार्ट क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। सेपल्स भी गिर जाएंगे, पेटल्स भी गिर जाएंगे, स्टिग्मा और स्टाइल भी गिर जाएंगे, जाइगोट में डिवीजन होगा, एम्ब्रियो में बदल जाएगा। मतलब पॉइंटों में आपको लिखना होगा इस आंसर को, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या बनेगा, जाइगोट में डिवीजन होंगे, एम्ब्रियो में बदल जाएगा, उसके बाद ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड में, ओवरी पककर किस में बदल जाएगी, फ्रूट में, और जो सेपल्स पेटल्स स्टिग्मा स्टाइल हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे, मतलब गिर जाएंगे। ठीक, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।
व्हाट इज द पर्पज ऑफ द मेकिंग यूरिन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो यूरिन बनती है तो मतलब उसका पर्पज है क्या। नेम द ऑर्गन दैट स्टोर एंड रिलीज द यूरिन, ये तो बहुत ही सरल है, जो आपका लास्ट का पोर्शन है। यूरिन कौन स्टोर रखता है, आपको पता होगा, यूरिनरी ब्लैडर, यू भी लिख दे रहा हूँ मैं, यूरिनरी ब्लैडर। और जो रिलीज करते हो आप यूरिन, उससे कैसे करते हो, यूरेथ्रा से, यूरेथ्रा से। लेकिन बात कुछ ये, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि इसमें आपको क्या लिखनी है, थ्योरी लिखनी है। नाइट्रोजिनस बेस्ड जो है, आप यूरिन क्यों बनना है, क्योंकि जो नाइट्रोजिनस बेस्ड है, और नाइट्रोजिनस बेस्ड कौन से होते हैं आपके, यूरिक एसिड और यूरिया, जो कि कहाँ है, ब्लड में है, ब्लड में। ब्लड से उनको फिल्टर करके एक्सक्रीट करने का काम कौन करती है, यूरिन करती है, इसलिए क्या बनता है, आपकी यूरिन बनती है, ठीक है। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन, क्योंकि उनको क्या करना है, ब्लड से इन टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालना है, अमोनियम टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालना है, और वो बाहर निकालने की फॉर्म क्या है, यूरिक एसिड एंड यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वाल्व्स वेयर एज वेन्स हैव बाल्व्स, आपसे आर्टरीज पूछी गई हैं कि उनके पास मोटी बाल क्यों होती हैं, थिक बाल्व्स, और इलास्टिक बाल्व क्यों होती हैं, मतलब थोड़ी लचीली भी होती हैं। क्योंकि बेटा आर्टरीज क्या होती है, डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं किससे, हार्ट से, हार्ट से कनेक्ट है, तो सीधी सी बात है, इसमें प्रेशर क्या रहेगा, आप ही बताइए, प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है, प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो ये क्या हो सकती है, फट सकती हैं। तो इसका मतलब कि इसलिए इनकी वॉल कैसी बनाई जाती है, थिक, अंडर प्रेशर ज्यादा है तो इसलिए बनाई गई है वॉल थिक। अब बेन्स का बताते हैं कि बेन्स में बाल्व्स क्यों होते हैं, क्योंकि बेटा बेन्स से ब्लड कलेक्ट होके हार्ट की तरफ को जाता है, तो एंटी ग्रेविटी जाता है, एंटी ग्रेविटी जाता है मतलब कि ब्लड को नीचे गिरने का, बैक फ्लो होने का खतरा रहता है। ब्लड क्या आ सकता है बेन्स में, वापस नीचे को आ सकता है, क्योंकि जाते जाते क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रेशर भी क्या रहता है, कम रहता है बेन्स के अंदर। तो जब प्रेशर कम रहता है तो ब्लड नीचे की तरफ आ सकता है, तो इसके बैक फ्लो को रोकने के लिए, ये बैक फ्लो को रोकने के लिए, टू स्टॉप द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, वेन्स हैव बाल्व्स, वेन्स में क्या होते हैं, बाल्व्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है, 24th क्वेश्चन है, आप कर लीजिए। 25 फिर से फिजिक्स का है हमारे पास। 26 क्वेश्चन है, स्टडी द फूड चेन, एक फूड चेन दे रखी है आपको, गिवन बिलो, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और फूड चेन देने के बाद, इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द थर्ड ट्रॉपिकल लेवल इज 100 जूल, तीसरे ट्रॉपिकल लेवल पे अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है, 100 जूल, आपको बताइए, यही है तीसरा ट्रॉपिकल लेवल, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रॉपिकल लेवल हमारा। तो देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, तो प्रोड्यूसर लेवल पे एनर्जी कितनी रही होगी, आपको पता है, अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ, ईच ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर इज एनर्जी फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल या फिर लोअर ट्रॉपिकल लेवल टू द अपर ट्रॉपिकल लेवल, और वो भी कितना, 10% एनर्जी, मतलब कि पहला ट्रॉपिकल लेवल दूसरे ट्रॉपिकल लेवल को, या लोअर ट्रॉपिकल लेवल अपर ट्रॉपिकल लेवल को सिर्फ कितना एनर्जी का ट्रांसफर करता है, 10% का ट्रांसफर करता है। तो इसका मतलब कि जब इसके पास 100 है तो पीछे कितनी रही होगी बेटा, 1000, सेकंड ट्रॉपिकल लेवल पे कितनी रही होगी, 1000 जूल, और उससे पीछे वाले पे कितनी रही होगी, 10,000 जूल, ठीक है। तभी तो 10% ट्रांसफर करके किसके पास आई होगी, कैमेलॉन के पास, मतलब कि थर्ड ट्रॉपिकल लेवल पे। जस्टिफाई योर आंसर, इसी तरीके से जस्टिफाई होगा, आपको बिल्कुल थ्योरी में लिख के आना है इस बात को, और करके भी आना है सॉल्व। बी क्वेश्चन है इसमें, इज इट पॉसिबल टू हैव 2 मोर ट्रॉपिकल लेवल्स इन दिस फूड चेन जस्ट बिफोर द 4th ट्रॉपिकल लेवल, अगर 4th ट्रॉपिकल लेवल है आपके पास, 1 2 3 4, ये 4th ट्रॉपिकल लेवल है स्नेक का आपके पास, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, इसमें 2 ट्रॉपिकल लेवल और ऐड कर दे रहे हो, आपने 3 के बाद 4 और 5 एक और ऐड किया, अब ये 6 पे आ चुका है, स्नेक कितने पे आ चुका है, 6 पे आ चुका है, ये कितना हो चुका है, माना कि 6 हो चुका है। जस्टिफाई योर आंसर, अगर आप इसमें ऐड करोगे 6 तक ट्रॉपिकल लेवल लेके जाओगे, तो ये आपको ये बताना है कि जो फूड चेन है उसमें एनर्जी का ट्रांसफर सबके लिए हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आपको पता है जब 100 जूल यहाँ तक आ रही है एनर्जी, तो 10 और 10 के बाद कितना, 1 जूल मुश्किल से, जो मतलब 5th ट्रॉपिकल लेवल रहा होगा उसमें कितनी जाएगी, 1 जूल। इसका मतलब एनर्जी का अमाउंट ही नहीं बच पाएगा इस फूड चेन में, तो इसका मतलब इसमें एनिमल क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, भूखे ही मर जाएंगे। तो इसका मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है कि इसमें आप क्या ऐड कर सकें, 2 ट्रॉपिकल लेवल ऐड सकें, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है, ठीक है, फूड चेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हो, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे दूंगा या फिर बता दूंगा, कुछ ना कुछ करके दूंगा। द गिवन रिएक्शन शोज वन ऑफ द पर्पज टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स लाइक आयरन एंड मैग्नीज, एक रिएक्शन दी गई है, इसमें ये बताया गया है कि आप आयरन कैसे निकाल सकते हो और मैग्नीज कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। ये सिंपली आपकी क्या है, रिडक्शन प्रोसेस है। आपने क्या किया है, एल्युमिनियम ज़्यादा ही रिएक्टिव होता है और आपने क्या कर दिया है, मैग्नीज को रिड्यूस्ड करा दिया, ठीक है, जो कि लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है और काफ़ी ज़्यादा इसमें से हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, आयरन को भी एक्सचेंज करते हैं, अगर Fe2O3 भी है हमारे पास तो, ठीक है, वही रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ में Al2O3 + Fe लिक्विड फॉर्म में।
गिव रीजन व्हाई द अबव रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन, मतलब ऊपर की रिएक्शन को आपने थर्माइट रिएक्शन क्यों किया। आप थर्म से ही समझ जाइए कि आपने क्यों कही है इसको। थर्म मतलब हीट, थर्म का मतलब क्या होता है हीट, और आपको वहाँ रिएक्शन में दिख रहा है कि इवोल्यूशन ऑफ क्या हो रही है, हीट हो रही है, मतलब कि ये इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें से क्या होती है लॉट ऑफ हीट निकलती है इन द फॉर्म ऑफ थर्मल। तो मतलब कि ये रहेगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, थर्माइट रिएक्शन बोल दिया जाता है, क्योंकि इसमें इवोल्यूशन ऑफ हीट क्या है, ज्यादा है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन द अबव रिएक्शन, आपको पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको मेन है, छांटना ही आना चाहिए। आपको पता है कि जो रिएक्टेंट साइड में रहते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहते हैं, जिसके पास एजेंट्स रहते हैं, जिसके पास ऑक्सीजन हो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसके पास ऑक्सीजन नहीं हो जो फ्री हो उसको आप बोलोगे रिड्यूसिंग एजेंट। आगे जाके जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है अगर एक रिडॉक्स रिएक्शन है तो, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो आप आसानी से बता पा रहे होंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या हो चुका है, रिड्यूस्ड हो चुका है, जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो आगे जाके क्या हो चुका है, रिड्यूस्ड हो चुका है, और एल्युमिनियम के आगे जाके क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका है, क्योंकि एल्युमिनियम के पास एडिशन ऑफ क्या हो चुका है, ऑक्सीजन हो चुका है। ठीक, गिव ए रीजन व्हाई एल्युमिनियम इज प्रेफरेबल यूज्ड इन थर्माइट रिएक्शन। अभी मैंने आपको बोला था पीछे कि एल्युमिनियम क्या है, काफी ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्या करता है ये मैग्नीज और एफई को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा आसानी से ऑक्सीजन से, और खुद जुड़ जाएगा ऑक्सीजन पे, इसलिए क्या लिया गया है, एल्युमिनियम लिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, an element M with electronic configuration 283 combines separately with ClSO4-2 ions, मतलब कि Cl-1 anion से SO4-2 आयन से एक M एलिमेंट है, ठीक है, विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखा है 283, मतलब कि इसकी जो वैलेंसी रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, आप देख सकते हैं आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि प्लस की 3 वैलेंसी रहने वाली है। तो M के राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म, तो आपको Cl के साथ में और SO4 आपको ये एनाइन दे रखे हैं, तो इनके साथ में क्या बनाने हैं, कंपाउंड बनाने हैं। आपको पता है एम की वैलेंसी +3 है, सीएल की वैलेंसी -1 है, जो कंपाउंड बनेगा क्या बनेगा, एम MCl3। ठीक है, और SO4 के साथ में क्या बनेगा, M2SO4 का होल थ्राइस। ये हमारे पास दो कंपाउंड बनेंगे। आगे क्या कहा गया है, प्रिडिक्ट विद द सुइटेबल रीजन, मतलब एक सुइटेबल रीजन के साथ में आपको प्रिडिक्शन करना है, अनुमान लगाना है। द नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट, मतलब कि इन एलिमेंट्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा। आपको पता है एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या फॉर्म होते हैं, आयन्स होते हैं, इसलिए आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक, एम इन जनरल, ओके, हाउ विल द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड वेरी विद रेस्पेक्ट टू एम, मतलब कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होगा, ठीक है, एंड कंडक्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो आपको बताना है। तो आपको पता है जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी खासियत ये होती है कि ये मॉल्टन स्टेट में, अगर आपके पास मॉल्टन में है, पिघली में है, मॉल्टन में है, या फिर आपने इनको किस में घोला हुआ है, वाटर में घोला हुआ है, पानी में पड़े हुए हैं, तब तो ये बेटा पास कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देंगे, पास कर देंगे। ठीक, लेकिन अगर ये सॉलिड स्टेट में है, अगर इनकी स्टेट कैसी है, सॉलिड है, और आपने इसमें क्या लगा दी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब पास करानी चाहिए, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर पाएंगे। तो मॉल्टन स्टेट में, एक्वस स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी पास कर देगा, लेकिन सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट और देखते हैं चॉइस है हमारे पास इस क्वेश्चन में। ए रेडिश ब्राउन मेटल एक्स व्हेन हीटेड इन एयर गिव्स ए ब्लैक कंपाउंड वाई, आपको पता है ये रिपीटेबल क्वेश्चन है, रिपीटेबल क्वेश्चन, ये बोर्ड का क्वेश्चन था। ये रेडिश ब्राउन मेटल है, एक रेडिश ब्राउन मेटल है, रेडिश ब्राउन मेटल कौन सी होती है आपको बिल्कुल साफ पता होना चाहिए, कॉपर एक्स। ठीक है, व्हेन हीटेड इन एयर, इसको क्या किया गया है, आपने हीट किया है किसमें, एयर में, नॉर्मली हीट किया है आपने एयर में, तो आपको पता है क्या बनने वाला है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बनने वाला है। ठीक है, गिव्स ए ब्लैक कंपाउंड वाई, ठीक है, ये कंपाउंड हमारे पास वाई है, और ये कंपाउंड क्या था, एक्स था, हमने तो पहले आइडेंटिफाई कर लिया। विच व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ H2, अब इसको फर्दर आपने क्या किया है, H2 की प्रेजेंस में हीट किया है, मतलब आपने सीधे सीधे क्या किया है, इसका रिडक्शन किया है। आपको पता है हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, यहाँ से क्या हटा देगा, ऑक्सीजन को हटा देगा। ठीक, और क्या बनाएगा आगे जाके, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वाटर बना लेगा। एक्स बैक, तो एक्स क्या मिलती है आपको, बैक मिलती है, दोबारा से क्या मिलती है, एक्स ही मिलती है, यानी कि कॉपर मिलने वाली है, सीधी सी बात है, और क्या बनेगा, H2O। ठीक है, एक्स इज रिफाइंड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एक्स क्या करते हैं आप, इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या करते हैं, रिफाइंड भी कर लेते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कर दो आप, क्या हो जाएगी ये, तब भी आपको प्योर मेटल मिल जाएगी। इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करते हैं मैंने आपको अपने शॉर्ट्स में बताया है, अब शॉर्ट्स देखिए, उसमें कॉपर के साथ में कॉपर को मैंने इलेक्ट्रोलाइज करके दिखाया है। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई को आइडेंटिफाई करना है, एक्स क्या है, कॉपर है, ठीक है, वाई क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम टू प्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग एक्स, मतलब कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग दिखानी है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछी जाती है। आपको चित्र बनाना है बढ़िया सा, ठीक है, उसमें आपको इम्प्योर मेटल कहाँ लेनी है, कैथोड वो सॉरी एनोड पर, प्लस पॉइंट पर, और माइनस पॉइंट पे क्या लेनी है आपको, कॉपर की प्योर प्लेट। और जो इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइसिस में तो सिंपली आप सॉल्यूशन बनाइए, या फिर क्या कर लीजिए, आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लीजिए और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दीजिए। बिल्कुल ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस मैंने शॉर्ट्स में कराई है, आप देखना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर एडवाइज टू टेक आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आवर डाइट बाय डॉक्टर, जस्टिफाई इट्स इंपॉर्टेंस इन योर बॉडी, पिछले ही ये क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक, फिर से रिपीट हुआ है।
हम आयोडीन का सॉल्ट क्यों लेते हैं, ठीक है, अपनी डाइट में डॉक्टर क्यों बोलता है आयोडीन सॉल्ट लीजिए, क्योंकि बेटा आयोडीन क्या सिंथेसिस करवाता है, एक हार्मोन सिंथेसिस करवाता है जिसका नाम क्या है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन। और अगर हमारे अंदर थायरोक्सिन या आयोडीन की कमी हो जाती है, हम आयोडीन रिच नमक नहीं लेते हैं, तो उस केस में थायरोक्सिन सिंथेसिस नहीं होगा और एक डिसीज हो जाएगी आपको, कौन सी हो जाएगी, गोइटर। ठीक है, 6th क्लास का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल और ए बॉय बीइंग बॉर्न इन ए फैमिली, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब कि आपको कितनी प्रोबेबिलिटी लगती है कि एक फैमिली में गर्ल होगी, लड़की होगी या लड़का होगा, जस्टिफाई करना है आपको। पता है ये तो 50-50% चांसेस वाला केस है। अब ये तो पूरा का पूरा डिसाइड कौन करता है, मेल। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन टॉपिक से है पूरा। ये किस पे डिपेंडेंट है, मेल पे डिपेंडेंट पे, क्योंकि आपको पता है 22 पेयर आपके पास क्या रहते हैं, ऑटोसोम रहते हैं, और एक पेयर क्या रहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम रहते हैं। मेल के पास क्या होते हैं, मिसमैच क्रोमोसोम होते हैं। ये क्या है, मेल के पास है एक्स और वाई मिसमैच क्रोमोसोम। एक्स क्या है, नॉर्मल साइज का है, और वाई क्या है, स्मॉलर साइज का है। लेकिन अगर फीमेल की बात करें तो 22 पेयर ऑटोसोम के साथ में उसके पास सेम साइज के क्या रहते हैं, एक्सेस क्रोमोसोम रहते हैं। ये कौन है, फीमेल। तो बेटा इसमें 50-50% चांसेस हैं कि अगर मेल के गैमेट में क्या आ जाता है, वाई आ जाता है, तो यहाँ से तो एक्स ही आना है, जो फीमेल का केस है उससे क्या आना है, एक्स ही आना है, और यहाँ से क्या आना है, वाई आना है। तो ये एक्स और वाई मिलकर क्या बनाएंगे, बॉय। 50% चांसेस है। लेकिन अगर यहाँ से एक्स आ जाता है और यहाँ से भी क्या आना है, एक्स ही आना है, ठीक है, तो इस केस में एक्स और एक्स बनेगा, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी गर्ल। तो मतलब कि कितने परसेंट चांसेस पूछे हैं उसने, इसका मतलब 50-50% चांसेस पहने और पूरा का पूरा डिपेंडेंसी जो है वो किसके पास है, फादर के पास है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है, आप अच्छे तरीके से करिए फिजिक्स को भी। ठीक है, 27 नंबर की फिजिक्स रहेगी आपकी। 32 क्वेश्चन भी फिजिक्स का है, 33 फिजिक्स का है। डी तक करेंगे और सेक्शन डी को हम पार्ट 2 में देखेंगे।